दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की ओर से छात्रों की सुविधा हेतु उनके कार्यकलाप के सिलसिले में यानी उसके दौरान आज तो प्रवीण उत्तरार्ध परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र एक में एक का पाठ्यक्रम नवीन हिंदी नवीन पद्य चयनिका 3 में से कुछ झलक आपके सामने दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरा नाम षणमुगम है। मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में से सेवानिवृत्त होकर 4-5 साल हो चुका है। मैं तो वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा विभाग के कार्यरत था और आज सभा की सेवा में अपने आप को समर्पित करता रखता हूँ। आप सबको इसमें आगमन स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सभा तो कई प्रकार से अपनी सेवाओं को प्रदान करते आ रही है, खास करके छात्रों की सुविधा के लिए। वैसे ही आज हम एक यानी मार्गदर्शन के रूप में परीक्षा की ओर से आपके लिए जो भी फ़ायदेमंद होगी उसी के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करने में यहाँ खड़ा हूँ। आपको तो मालूम है कि प्रवीण उत्तरार्ध परीक्षा ये तो आपकी हिंदी प्रचार सभा के क्रम से अंतिम परीक्षा है, यानी एक उपाधि पाने की परीक्षा है। यानी इंग्लिश में बोलने से तो यूजी अंडर ग्रेजुएट का ये कोर्स है, क्योंकि आप तो विशारद उत्तरार्ध में ही आपको हिंदी में आधा निपुण बन गए होंगे। फिर भी प्रवीण उत्तरार्ध आपको और एक तीव्र गति से हिंदी प्रचार और हिंदी में जो भी है काव्य होगा, साहित्य होगा, कई प्रकार की रचनाएं होगी, कई कविगण, कवि नाटककार, कई लेखकगण, इन सबके बारे में आपको तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो चुकी होगी। फिर भी मेरी ओर से यानी सभा की ओर से जो भी मार्गदर्शन देना है उसी के लिए मैं वही खड़ा हूँ। अभी हम विषय पर चलेंगे। नवीन पद्य चयनिका 3। इसमें आप ये देख लीजिए, आपके पास शायद प्रश्न पत्र होगा। यू विल बी हैविंग क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड, मॉडल क्वेश्चन पेपर या कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर शुड बी हैविंग। राष्ट्रभाषा प्रवीण उत्तरार्ध का फर्स्ट पेपर। इसमें फर्स्ट सर्वप्रथम प्रश्न है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें से आपको क्या है, प्राचीन पद्य चयनिका से 4 और नवीन पद्य चयनिका 3 से 4 और एक रश्मिरति नामक किताब से एक क्या है व्याख्या लिखने की ज़रूरत है। कुल मिला के आपको 5 व्याख्या लिखने का, यानी संदर्भ सहित व्याख्या लिखने का है। यू हैव टू राइट 5 ERCs as the first Roman letter in Praveen Uttarardh first paper number 1. That is 2 from Prachin Padya Chaynika, 2 from Naveen Padya Chaynika and 1 from Rashmirati. Okay. So for these 2 or for all these 5 you will be given choice. यानी या करके आ ई उ बस ओनली 5। में तो आपको प्राचीन पद्य चयनिका से 4 दी जाती है, उसमें से आपको 2 लिखने का है। 4 संदर्भ सहित व्याख्या में से आपको 2 अपनी ओर से चयन करके आपको लिखने का है प्राचीन पद्य चयनिका में। वैसे ही नवीन पद्य चयनिका जो ई और ई में आ रहा है उसमें भी आपको क्या है 2 लिखने का है। और लास्ट वाला जो भी है वो में तो आपको तो क्या लिखना है, आपको रश्मिरति में से सिर्फ 2 चॉइस दी जाएगी और उसमें से आपको 1 का उत्तर देना पड़ेगा। यही संदर्भ सहित व्याख्या का एक क्या है कुछ प्रोफार्मा। उसके बाद सेकेंड रोमन में आपको तो चरण का बिना भंग किए किन्हीं 4 दोहों का पूरा करने की एक प्रश्न है। यू हैव टू राइट 4
दो गेस जो प्राचीन पद्य चयनिका में से दी जाती है उसमें से 4 आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन में आपको आ रहा है प्रश्न में, पद्य संग्रह के आधार पर यानी प्राचीन पद्य संग्रह के आधार पर आपको किसी एक कवि की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालने की एक प्रश्न है। सो ये काव्यगत विशेषताएं क्या है? दैट इज ओनली नथिंग बट इज अ पोएटिक फीचर्स। क्योंकि हम तो मध्यमा से हम तो कई कवियों के बारे में पढ़ाई करते आ रहे हैं। सो इसलिए हमें तो वह ही कवि यानी जो भी राष्ट्रभाषा में कुछ हमारे लिए राष्ट्रभाषा पाठ्यक्रम में से हमारे लिए कुछ कवि हमारे सामने आ गए होंगे यानी हमने उसकी भी पढ़ाई की होगी। सो वैसे ही प्राचीन पद्य संग्रह में से किन्हीं 3 यानी किन्हीं एक कवि के बारे में यानी उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू विल हैव टू राइट एनी वन ऑफ द पोएट्स पोएटिक फीचर्स फ्रॉम प्राचीन पद्य चयनिका। 3 विल बी गिवन, 1 विल बी हैव टू राइट। मे बी कबीरदास, चाहे कबीरदास हो या सूरदास हो, चाहे रसखान भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, लेकिन 3 में से एक का चयन करके आपको उत्तर देना है। ये तो प्राचीन पद्य संग्रह किताब। और 4th क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, रश्मिरथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। रश्मिरथी ये तो महाभारत का ही एक अंश है। उसमें रश्मिरथी में तो कर्ण के बारे में या कर्ण के कुछ गुण विशेषों पर हमें आपको तो प्रकाश डालना पड़ेगा, या रश्मिरथी की कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो पिछली बार आए हुए प्रश्न पत्र के बारे में बताता रखता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द लास्ट August 22 क्वेश्चन पेपर। तो इसमें भी आपको एक लिखना पड़ेगा। और उसके बाद 5वां प्रश्न है आपको तो कविता संग्रह के आधार पर यानी नवीन पद्य चयनिका के आधार पर किन्हीं एक कवि की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है यानी उसके बारे में लिखना है। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। क्योंकि हमारे पास इस किताब में तो 12 कवि हैं, 25 कविताएं हैं। 12 poets and 25 poems are there in नवीन पद्य चयनिका 3. So among these 12 poets you will be asked to write any one with the choice 3. ये तो 6th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। उसके बाद 6th क्वेश्चन इज दैट किसी एक कविता का सारांश लिखिए। यू विल हैव टू राइट अ समरी ऑफ द पोएम, एनी वन ऑफ द पोएम फ्रॉम नवीन पद्य चयनिका 3. सो प्राचीन पद्य संग्रह में सिर्फ आपको कवि के बारे में ही पूछा जाता है, न कविता के बारे में कोई पूछने की आदत नहीं है यानी परिपाटी नहीं है। क्योंकि प्राचीन पद्य संग्रह में से आपको सिर्फ क्या है संदर्भ से व्याख्या ही पूछा जाता है। लेकिन नवीन पद्य चयनिका में आपको तो कवि की काव्य विशेषताओं भी पूछा जाता है और वैसे ही कविता का सारांश को भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें से 2 में से 1 को लिखना पड़ेगा। ये 6th क्वेश्चन है। और लास्ट 7th वाला क्वेश्चन जो है वो तो रश्मिरथी के आधार पर किसी एक पात्र पर आपको कुछ प्रकाश डालना पड़ेगा। यू हैव टू राइट एनी वन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम रश्मिरथी, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट पेपर। सो मैं तो अभी नाउ आई एम गोइंग टू टेक सिर्फ नवीन पद्य चयनिका 3। सो इसमें मैंने पहले बोला था 12 कवि हैं, 25 कविताएं हैं। सो 12 poets and 25 poems, all are legendary poets, you may be knowing very well। आप सबको मालूम हो गया होगा क्योंकि सारे कवि तो हमें परिचित हैं, क्योंकि हम मध्यमा परीक्षा से हम तो कविता के बारे में लिखते आ रहे हैं, कवि के बारे में विश्लेषण देते आ रहे हैं। सो हमारे एक पद्य चयनिका 3 में तो अयोध्या हरिओद सर्वप्रथम रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। सो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सो जब भी आप किसी एक कवि के बारे में लिखते हैं तो आपको ये नोट करके रख लीजिए प्लीज़, कवि का नाम, कवि का जन्मस्थान, कवि के माँ बाप के बारे में अगर आपके लिए कुछ सामग्री है तो, और कवि की वास्तविक योग्यताएं और
हिंदी साहित्य क्षेत्र में उनका देन किधर तक पहुंचा है। सो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। दैट इज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएट। इफ known means you will have to write the name of the parents of the poet, then its normal qualifications and their contribution to Hindi literature, and apart from that you will have to write about the emotions and feelings that are being expressed in these poems. आपको यही लिखना है, यही आपको अपने मन में रखना है कि किस भावना से, किस भावना के साथ कवि अपनी कविताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यही आपके लिए बहुत एक खास विषय है जिसमें आपको तो क्या है, ज़्यादा अंक पाने की एक मौका है। यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। वैसे आप कवि का नाम, कवि इधर जन्म लिया है, उनका ये है वो है, ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप तो उत्तरार्ध आपको तो अपने लिखने का स्तर तो थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। Your standard of writing should be improved because you are writing the degree exam. As per Prachara Sabha, it has been recognized by the University Grants Commission. You should have seen in your Vishara Uttarard degree certificate. So, this being the case, you will have to be very serious about it, because you should just it is a simple thing. You will have to just make a note in a diary or in your notebook. Whatever poets with whom you are, having some relation with this book or from any book, you will have to note down the name of the poet, their place of birth, date of birth, if possible parents' name, their normal qualification and their contribution in the literature, and apart from that any award if they have been given me, that also has been noted. So if you are noting in this in a diary or in a notebook, before going to the exam, if you are just having a glimpse about it, you will be able to definitely write the other details of the poet automatically. So this is my humble request. So आपको तो ऐसे एक अपने पास एक टिप्पणी के रूप में कवियों के बारे में, यानी उनके ब्यौरा, दैट इज दैट डाटा आपके पास रखने से बहुत अच्छा रहेगा। सो ये तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। आपके लिए पूरी किताब को इधर उधर क्या है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक डायरी में या एक नोटबुक में या एक कागज़ में आप अपनी पाठ्यक्रम में जो भी कवि आ जाते हैं उनके विवरण को आप नोट करके रख लीजिए। ये तो सिर्फ आपको परीक्षा के पहले सिर्फ देखकर अंदर जाने के लिए मात्र है और किसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए नहीं है। ये तो मेरा सविनीय प्रार्थना है आपसे, ठीक है ना। अभी तो हम देखने वाले हैं अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में। सो इनका जन्म तो 1865 में हुआ है। कहाँ? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। सो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और कड़ी बोली आंदोलन में योगदान इनका है। द्विवेदी युग मात्र है। द्विवेदी इज डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट who created some revolution in the literature. He has followed his footprints. और कड़ी बोली आंदोलन में योगदान। So what is the कड़ी बोली आंदोलन? So आंदोलन का मतलब रेवोल्यूशन, योगदान मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कड़ी बोली का मतलब एक्चुअली आप सबको मालूम होगा हिंदी का जो भी लिखावट है वो तो देवनागरी है। सो इस देवनागरी संपूर्ण रूप में अपने क्या है स्थान पकड़ने के पहले कई प्रकार की भाषाएं उपयोग की जाती थी, कई कवियों के द्वारा, कई लेखकों के द्वारा। उसी के अंदर आने वाली एक है ये कड़ी बोली। सो इन्होंने तो संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं के जानकारी प्राप्त है इनके पास। ब्रजभाषा में ही रचनाएं शुरू करके बाद में ये तो कड़ी बोली को अपनाकर पगले पगल उर्दू छंदों में काव्य रचना करते रहे और इसके लिए उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी मिली। किसको? हरिऔध को। आपकी सर्वप्रथम रचना प्रिय प्रवास कड़ी बोली साहित्य का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ। वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, चौके चौपदे
आदि इनके अन्य काव्य रचनाएं हैं जो सर्वप्रसिद्ध है हिंदी साहित्य क्षेत्र में। प्रकृति वर्णन में विषय के साथ जुड़े हुए भाषा और भाव के संयोजन इनकी एक और बड़ी विशेषता है। यानी प्रकृति वर्णन में इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, सो यू विल मिक्स द सब्जेक्ट with this beautiful language and emotions. So that consolidation factor is the most vital factor in his poems, that is being very much applauded in the literary field. साथ ही साथ उन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम, जातीय भावना और मानव शांति आदि को भी उजागर किया है. So not only that, he has created awareness by way of his patriotism and against the discrimination amongst the religions and caste, and he has been the tool for creating peace amongst the human beings through his poems. हमारे प्रस्तुत पाठ्यक्रम में एक तिनका और कर्मवीर नामक दो कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत है. इसमें इन दिस किताब हमारी नवीन पद्य चयनिका में दो कविताएं इनकी प्रस्तुतिकरण के रूप में हमारे सामने आते हैं. एक तिनका और दूसरा तो कर्मवीर. सो सिर्फ एक तिनका के कारण घमंड भरा आदमी को कितनी परेशानियां हो जाती हैं, इस पर अपनी व्यंग्य को प्रकट करते हुए यही समझाया कि व्यक्ति के जो भी अभिमान है उसे चूर चूर करने के लिए एक छोटी सी तिनका बहुत ही काफ़ी है. एक तिनका में जस्ट व्हाट यू कैन से dust, a small dust which cannot be seen with our eyes fully. That dust can create a revolution in the mind of the people who are thinking that they are above all. If it just enters in the eyes of that person, definitely he will become mad, because he cannot be able to see, he cannot be able to speak. That will irritate it so much that unless until it is removed from his eye, he cannot be peaceful. सो वैसे यही कविता है कि एक छोटी सी तिनका तो बहुत ही काव्य है किसके लिए, जो घमंड से अपने आप को ऊंचा समझता है उसको नीचे गिराने के लिए. इसका मतलब यह है कि अर्थात कोई भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी परिस्थिति को उलट पलट कर सकता है. यही एक तिनका कविता से प्राप्त होने वाली एक संकेत है. इस संकेत से ही कवि हमारे लिए यही प्रकट यही क्या है दर्शाते हैं कि हम सब एक ही हैं. हमारे बीच में जो भी भिन्नता की भावनाएं हैं उनको हटाने की एक प्रयास है अपनी कविता की ये पंक्तियाँ. ठीक है, ये तो एक तिनका के बारे में. और दूसरी कविता कर्मवीर में परिश्रमी लोगों की सगी प्रशंसा ही उनकी कर्मवीर नामक कविता का एकमात्र तात्पर्य है. जो परिश्रम करते होगी क्या है बहुत बड़े फल पाते हैं. यानी अपनी पंक्तियों में कवि कर्मवीरों की कार्यकलाप को अपने की विशिष्ट ढंग से दर्शाते हैं. कर्मवीरों की प्रशंसा करते हुए कवि उनके निम्नलिखित गुणों को हमारे सम्मुख पेश करते हैं. So just Karmaveer means one who is very much dutiful, duty bound, one who is very much active, and one who is very much honest in his duties. So by way of his honesty, he can achieve any goal. That is what the poet wants to highlight here in this Karmaveer poem. So ऐसे नीचे कुछ विषय दिखाते हैं. कर्मवीर वक्त का इंतज़ार न करते हुए दिए हुए काम को तुरंत खत्म कर लेते हैं. नंबर 1. नंबर 2, दूसरों की मदद करने वाले वे ही अपने कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज कर्मवीर, दैट इज वन हू इज ऑनेस्ट एंड ड्यूटी बाउंड. ही विल नॉट वेट फॉर द टाइम टू कम, ही विल फिनिश द जॉब बिफोर टाइम. दैट इज हिज क्वालिटी. सेकेंड क्वालिटी इज विदाउट एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, he will be definitely helping others in their duties. That is his second quality. तीसरा यह है समय की पाबंदी करते हुए वे कठिन काम को भी झट से करने हुए तैयार हो जाते हैं. So even a difficult job will be very easily handled and will be very quickly completed by the honest persons.
बुरी अवसरों पर भी लगे हुए अपने काम से विचलित नहीं होते। इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यू विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। जो कर्मवीर होते हैं यू विल नॉट, वो अपने विचलित नहीं होते और किसी भी काम को बीच में न छोड़ने की अच्छी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। एंड यू विल नॉट और यू विल नेवर मेक एनी वर्क इनकम्प्लीट और यू विल नेवर लीव द जॉब without completing it. That is the best quality, one of the best quality. और कवि के अनुसार हमारे देश के विकास के पीछे इन कर्मचारी के ही पारिश्रमिक देन विद्यमान है। So as per the poet, our country's development is totally depend upon this kind of hard laborers and hard workers. That is what the poet wants to explain here. So कवि के बारे में हमने काव्यगत विशेषताएं में हमने तो एक तिनका और कर्मयोग के बारे में अभी तक हमने देखा है। लेकिन आपको कवि के बारे में लिखते वक्त यानी कविता की सारांश लिखते वक्त आपको ये सब सोचना पड़ेगा, ऐसे कुछ सब टाइटल देना चाहिए, लॉट गिव सम सब टाइटल्स। तो जब आप एक कविता का सारांश लिखते हैं तो आपको एक कुछ सब टाइटलों को याद रखना पड़ेगा। कवि और कविता का नाम, नंबर 1 कवि परिचय, और उसके बाद कविता का सारांश, और अंत में आप तो विशेषता के बदले आपको तो केंद्र भाव नामक एक सब टाइटल दे दीजिए। सो केंद्र भाव, हाँ राइट, केंद्र भाव। सो कवि और कविता का नाम, कवि परिचय, कविता का सारांश और केंद्र भाव। वैसे आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखते वक्त आपको वैसे ही और सब टाइटल देना पड़ेगा। कवि और कविता का नाम, कवि परिचय, संदर्भ, व्याख्या, उसके बाद केंद्र भाव। अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको बहुत आसानी से किसी कवि के बारे में या किसी एक व्याख्या के बारे में लिख सकते हैं। उसके लिए तो बहुत ही उपयोग रहेगा। सो जब आप कवि के बारे में लिखते हैं तो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द पोएट यू हैव टू मेनली टेक इनटू अकाउंट दिस लैंग्वेज, यानी कवि की भाषा, चाहे वो सरल हो या सुबोध हो या सहज है, आप इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हरिओद तो कड़ी बोली को अपनाते हुए अनुप्रास और रूप अलंकार को प्रयोग किया है। सो मैं बार बार यही आपको बोल देता हूँ, आप तो प्रवीण उत्तरार्ध पर आ गए हैं, इसलिए आपको तो कवि की भाषा, उन्होंने क्या क्या अलंकार और छंद को अपनाए हैं उसके बारे में आपको विश्लेषण देना पड़ेगा। ये 2-3 लाइन में लिखने से आपको और अंक पाने के एक मौका है। सो कहीं कहीं इनकी भाषा प्रौढ़, प्रांचल और आकर्षक होने पर भी इनकी रचनाओं में मुहावरेदार की झलक भी मिलती है। सो समवेयर और in his certain lines we can see some phrases and idioms in his poems. So इस प्रकार आपको तो कवि के बारे में लिखते वक्त उनकी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावना पर ध्यान रखना चाहिए, उनके अलंकारों के बारे में, जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये सब आपको ज़रूर रूप में देखना पड़ेगा और उसी को आपको अपनी परीक्षा में यानी उत्तर पत्र में लिखना ज़रूरी है। सो ये तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में हमने अभी तक देख लिया है। सो ये तो इनको तो जो 2 कविताएं हैं, एक तिनका और कर्मवीर। सो जब आप एक कवि की काव्यगत विशेषताएं पर लिखते वक्त आपको सिर्फ कवि के बारे में ही ज़्यादा लिखना है। सो कवि की भावना, उनका जो भी विचार है, जिस प्रकार अपने विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और अपने विचार को प्रकट करते समय किन किन चीज़ों को अपने पंक्तियों में लेते हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने किस प्रकार के अलंकार और छंद को प्रयोग करते हैं, ये सब आपको नोट करके उसी के अनुरूप अपने सारांश को लिखना पड़ेगा। यू हैव टू नोट डाउन दी लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ राइटिंग, अलंकार एंड छंद, दीज थिंग्स यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू नोट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि सिंस यू हैव कम टू प्रवीण उत्तरार्ध, द invigilators or the examiners will be definitely expecting these kind of things. ओके, ये तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में। सो नंबर 2, और एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ मैं,
हमारी प्रचार सभा की किताब जो भी है नवीन पद्य चयनिका 3 में पीछे आपको जो भी व्याख्यान माला है, व्याख्यान माला का मतलब है जो भी नोट जैसे हैं यानी गाइड जैसे हैं, सो उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलती है, बहुत सी विषय हम उसमें से पा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण हुआ है, यानी पूरे पद्य चयनिका किताब के बारे में, इसलिए आपको उसका उपयोग कीजिए। सो उसी के अनुरूप उसमें से कि शब्दों को चुनकर मैंने एक सामग्री तैयार किया है। Whatever I have just explained with my paper has been totally taken from the book, not from anything else. This I want to ensure before you. So second one, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप तो जानते होंगे, ये तो राष्ट्र कवि के रूप में बहुत क्या है प्रसिद्ध हैं। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म तो चिरगांव जिला झांसी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ है 1886 में। सो अपने ही पिताजी की प्रेरणा से इनकी कविता करने की इच्छा हुई। सो ही गॉट फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम हिज ओन फादर टू राइट द पोएम्स, और घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई है। ही हैज़ बीन टॉट इन द हाउस इटसेल्फ। ये तो भारतीय संस्कृति के गायक रहे और इनकी प्रतिभा भावात्मक की अपेक्षा इतिवृत्तात्मक अधिक है। सो इस फीलिंग इज दैट नॉट ओनली अबाउट इमोशन बट आल्सो अबाउट द प्रैक्टिकलिटीज इन द लाइफ। इतिवृत्तात्मक मतलब वॉट एवर दैट हैज़ बीन सीन प्रैक्टिकली, वो इसको वे तो इनको ही इन सबको ही लेकर अपनी कविताएं लिखने लगे। सो इज टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटीज अपार्ट फ्रॉम हिज फीलिंग्स। सो प्रबंध काव्यों के अंतर्गत इनकी भावपूर्ण गीतों की रचनाएं हैं। सो प्रबंध काव्य का मतलब प्रोविजनल एपिक्स वी कैन से। प्रबंध काव्य का मतलब क्या, आपको तो दूसरे प्रश्न पत्र में तो काव्य के रूप में ये सब चीज़ आ जाएगी। यानी महाकाव्य प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य तो प्रोविजनल यानी एक क्या है, किसी एक ही विषय पर कुछ ही पात्रों को लेकर कुछ विचार विमर्श करने वाली प्रबंध काव्य में इनका भावपूर्ण गीतों की रचनाएं तो छोटी मोटी गीतों उनके उसी के द्वारा किसी एक विषय पर विश्लेषण करते हैं। पंचवटी और साकेत में आवश्यकता अनुसार सीता, लक्ष्मण और कैकेयी के चरित्रों में कल्पनाएं की गई हैं। सो इनकी प्रसिद्ध कंठ काव्य दो है, पंचवटी और साकेत। पंचवटी में तो राम, सीता, लक्ष्मण और कैकेयी के चरित्रों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। और ऐसे ही साकेत में तो जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उनकी व्यथा को हमारे सामने प्रकट करने की एक नई तरीका अपनाए हैं मैथिली शरण गुप्त। सो खासकर पंचवटी में सीता और लक्ष्मण को देवी मूर्ति के रूप में देकर, क्योंकि हम तो मानते हैं, हमको मालूम है कि राम तो विष्णु का ही एक अवतार है। तो जब राम विष्णु का ही अवतार है तो राम की पत्नी सीता भी एक अवतार पत्नी हो सकती है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त यहाँ उनको ऐसे ही न दिखाकर उनको तो एक आम मानव के जैसे, आम जनता के रूप में हमारे सामने दर्शाते हैं, जस्ट एक्सप्लेनिंग दम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इन पंचवटी। क्योंकि राम इज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। When Ram is incarnate Vishnu means then automatically Sita should have the same quality, but even then, so एक वास्तविक मानव के जीवन में जिस प्रकार की घटना आ जाती है उसी को कैसे सामना करना है, उसी को दिखाने के लिए, उसी के लिए एक रास्ता खोलने के लिए मैथिली शरण इन दोनों को एक आम मानव के रूप में हमारे सामने दिखाते हैं। सो मूल रूप में तो श्री राम की उपासना करने पर भी वे तो मैथिली शरण गुप्त तो कई धर्म संप्रदायों के प्रति भी उनके मन में दृढ़ आस्था है। दो इज व्हाट यू कैन से फॉलोअर ऑफ रामास प्रिंसिपल, even then he is giving due importance to the other caste and religions
ये तो दिस इज बेस्ट क्वालिटी। यशोधरा और गुरुकुल आदि रचनाएं इसके क्या है, सपूत हैं। तो यशोधरा एक रचना और गुरुकुल, these two are the best examples for this kind of feeling, that is he is for all, he is not for one god or one incarnation like that। उनके किसान नामक काव्य तो निर्मल और भावमयी भक्ति चेतना के साथ एक ओर से कल्याणकारिणी भी दिख पड़ती है। उनका एक और किसान नामक काव्य है तो निर्मल और भावमयी भक्ति चेतना, इट इज क्रिएटिंग ए क्लियर एंड emotional base, and it is also giving a what you can say some sort of benefit to the society। so इस प्रकार अपने किसान नामक काव्य में तो कवि एक सामाजिक कल्याण हेतु जो भी कार्यकलाप है उसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करके दिखाना है, उसी का एक नमूना है एक किसान नामक काव्य है। इनको तो व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि के चिंतन में अधिक विश्वास इन्होंने प्रकट किया है। इन दिस किसान पोयम व्हाट ही इज टेलिंग, व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि, व्यष्टि का मतलब वन वे इट इज सेल्फिशनेस, समष्टि का मतलब सोशल एंगल। सो इज नॉट फीलिंग और इज नॉट एग्जिबिटिंग दैट फार्मर as an individual or as a selfish fellow, rather he is showing him as a person who is definitely serving for the society by way of his agricultural produce। so उनका तो समाज की हित, समाज के हित ही चाहिए, that is development of the society as a whole। वैसे ही इनकी भारती राष्ट्र जागरण के लिए एक द्योतक है। on the other hand, इस poem of भारती is a revolutionary poem for the sake of country's awareness, that is before our independence। आप ये याद रखिए, छात्रों को यही मैं बोलना चाहता हूँ, you have to keep it in mind that जो भी कवि हमारे स्वतंत्रता के पहले अपनी रचनाएं की हैं वे सब तो कम से कम 80% या 60% के ऊपर ही राष्ट्र प्रेम से ही क्या है जुड़ा हुआ होगा। एवरी पोएट और एवरी पोएम डेफिनेटली विल हैव द टच ऑफ और विल हैव द ट्रेसेस ऑफ इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन, दैट इज स्वतंत्रता की एक स्वतंत्रता रूपिया नहीं, एक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, ये तो इसका उसकी झलक तो इसमें मिलेगा। सो ये तो राष्ट्र जागरण के लिए उन्होंने क्या लिखा, भारती लिखे हैं। और गुप्ता जी भाग्यवाद को छोड़कर कर्म पर ही दृढ़ आस्था रखने वाले हैं। गुप्ता जी तो भाग्य पर आस्था नहीं रखने वाले हैं। ही इज नॉट बिलीविंग इन फॉर्चून्स, रादर ही वांट टू हैव दी क्या है एक्टिविटी और कार्यकलाप। हिंदी में कार्यकलाप यानी कर्म पर विश्वास करने वाले, न कर्म को विश्वास करने वाले, नॉट दैट भाग्यवाद फॉर्चून में। with fortune he will not go, he will go with the performance only। so perform or perish, वही that is the quality of मैथिली शरण गुप्त poems। सारी समाज पर होने वाली इनकी सद्भावना, उनकी उर्मिला, यशोधरा, सैरेंद्री, शकुंतला और सीता के नाम पर लिखी गई रचनाओं से मिलता है। नारी समाज पर होने वाली, सो नारी समाज का मतलब क्या है, विमेन जनरेशन। सो अबाउट विमेन जनरेशन ही हैज रिटन सो मच दैट इट हैज बीन हाईलाइटेड इन हिज पोएम्स, नेमली यशोधरा, उर्मिला, सैरेंद्री, शकुंतला और सीता। इन सभी रचनाओं में उन्होंने तो नारी समाज के लिए किस प्रकार की क्या है कठिनाइयाँ सामने उत्पन्न होती है और किस प्रकार उन सबको अवहेलना करके आगे बढ़ना है, इन सबको दिखाते हैं इन कवियों में, इन रचनाओं में। ये तो विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के कवि हैं। ही इज अ पोएट फॉर बिलीफ एंड सीरियसनेस प्लस डिवाइन क्वालिटी। और इसी कारण से वे जन भावना के प्रतीक के रूप में माना जाए। दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और ब्यूटीफुल
what you can say a director for or a beautiful director for the future. या प्रतीक का मतलब है some sort of example और नमूने के रूप में दिखाई देते हैं. इनका क्षेत्र उदात और करुण है. His field is totally generous and merciful. तथा शब्द, ध्वनि, भावना और रस पर इनका पूर्ण अधिकार है. अपनी कविताओं में इनकी शब्द को बल दिया गया है, ध्वनि पर ध्यान दिया गया है, भावना रूपी विषयों पर बहुत सा विषय देख सकते हैं और रस पर भी इनका अधिकार बहुत क्या है, उच्च रूप में बहुत उत्कृष्ट है. उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स दैट हैज बीन मेंशन्ड अबव, इनका साहित्य सुस्पष्ट, सुगम और प्रभावयुक्त है. इट इज टोटली विथ क्लैरिटी ओरिएंटेड, इट इज एंजॉयबल and it is effective by all means. That's what we can see from मैथिली शरण गुप्त poems. Okay? अपने पाठ्यक्रम के आधार पर इन्होंने तो 2 कविताएं लिखे हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते और दूसरा तो मातृभूमि. सखी वे मुँह से कहकर जाते कविता में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की दारुण कथा को ही अपनी कविता की विषय वस्तु बना दिया है. मैंने बोल चुका हूँ, आपको यकीन याद रखना पड़ेगा कि कवि लोगों की वास्तविक भावना, उसके बारे में आप उनकी कवि परिचय में लिख दीजिए और बाद में अपने पाठ्यक्रम में जिस भावना को लेकर आ जाते हैं उस पर जोर देकर लिख लीजिए. यू हैव टू हाईलाइट दी qualities of the poet in a normal way when you are giving introduction to the poet, and we are coming towards the syllabus oriented poems, you will have to give the specific feelings, specific emotions that has been expressed through the lines or through the verses of the poet. That's what the main thing. So इधर तो सखी वे मुझसे कहकर जाते में तो यशोधरा की व्यथा को हमारे सामने प्रकट करते हैं मैथिली शरण गुप्त. यशोधरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, सिद्धार्थ की पत्नी जो बाद में बुद्ध बन गए हैं. यशोधरा को इसी बात का दुख था कि उसके पति उसे अपने सन्मार्ग की बाधा समझते हुए बिना बोलकर निकल गए हैं. What Siddharth did, though he got interest towards propagating peace or non-violence amongst the public or among the society, he went for this or went in search of this without information or without informing his wife and his little child. अपने सोते हुए बच्चे और पत्नी को छोड़कर सिद्धार्थ तो निकल गए हैं वन की ओर. बिना बोलकर चले जाने से ही यशोधरा की व्यथा और तीव्र हो जाती है. it is getting aggravated. यही बात उसकी व्यथा की तीव्र करती है और यह भी दुखदायक है कि यशोधरा को सिद्धार्थ ने पूरी तरह से नहीं पहचान नहीं पाई. has not understood her fully. That is what her feeling. यशोधरा यही बताती है कि अगर वह मुझसे कहकर जाते तो मैं संपूर्ण रूप में बहुत खुशी के साथ उनके माथे में तिलक लगाकर मैं उनको विदाई दी होती. I should have sent him with my wishes, best wishes for his what you can say achievement. लेकिन वे तो बिना कहकर चले गए. इसलिए यशोधरा की आंखों का पानी कभी नहीं सूखने पर भी एक सगधर्मिणी के रूप में यही कामना करती है कि सिद्धार्थ संपूर्ण रूप में सिद्धि की प्राप्त करता हो जाए. Even then, what she is telling, she is praying that her husband Siddharth, though he has gone without information, let him achieve his goal, ताकि so that विश्व भर में in the whole world सन्मार्ग के रास्ता खोली जाए. That should be a beautiful opening for the what you can say good path for all the people in the universe. इस प्रकार के एक सगधर्मिणी को नहीं बताकर चले गए सिद्धार्थ के ऊपर एक ओर से व्यंग्य करते हुए कवि इस प्रकार कहते हैं, वे सखी
मुँह से कह कर जाते। यहाँ यशोधरा वियोगिनी होते हुए भी, दो शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द सेपरेशन, वो हमारे सामने एक वीर शत्राणी के रूप में इस जस्ट एग्जिबिटिंग हरसेल्फ एज ए वीर शत्राणी के रूप में दृष्टिगोचर होती है, सीन एज ए वेरी ब्रेव लेडी हु इज फाइटिंग फॉर, हु इज क्रेविंग फॉर हर हस्बैंड्स अचीवमेंट इन हिज गोल। दैट इज सखी वे मुँह से कह कर जाते कविता का एक सारांश। सो जो भी मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ ये तो वैसे छोटे अंश पर कर देता हूँ, क्योंकि आपका पूरा का पूरा किताब में है, वैसे उसका एक संक्षिप्त विषय तो मैं सामग्री को तो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ अभी। ओके, उसके बाद इन्हीं के मैत्री शरण गुरु जी के मातृभूमि शीर्षक कविता में राष्ट्रीय चेतना का व्यापक चित्र है। यहाँ भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय चेतना, द बेस फॉर आवर पैट्रियाटिज्म टुवर्ड्स आवर कंट्री। यह कविता तो सैकड़ों लोगों से राष्ट्रीयता की भावना को जगा दिया है। द पोएम द मातृभूमि as written or as referred by so many scholars that this has created a very great awareness among the people during pre-independence days. That is the contention. इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गरिमा, भौतिक संपदा जैसे मातृभूमि के अनंत रूपों का वर्णन उल्लेखित है। Yes, considered in every aspect of our motherland, nature's beauty, then cultural heritage, and our physical properties, which are natural properties, which have been considered as physical properties. Then he has given the total picture of our country, which was more flourishing in those days, but even then we could not get our independence. इसके बारे में ही वो विश्लेषण करते हैं। मातृभूमि के बारे में विश्लेषण करते हुए कवि यही कहते हैं, when he is explaining this about our motherland, what he want to say is, नीला आकाश के वस्त्र रूप, द ब्लू कलर स्काई इज लाइक अ ड्रेस, सूर्य और चंद्र को अपना मुकुट बनाकर, दैट स्काई इज जस्ट कंसिडरिंग इट्स आई मीन सन एंड मून एज इट्स व्हाट यू कैन से क्राउन, और समुद्र रूपी मेखला को भी धारण करते हुए, एंड वॉट एवर फ्लो ऑफ ओशन इज देयर ऑन द ग्राउंड, दैट इज कंसिडर्ड एज वन मोर ऑर्नामेंट। और नदियों तो प्रेम की धाराओं को प्रभावित करते हैं, एंड रिवर्स दैट आर फ्लोइंग आर गिविंग ब्यूटीफुल लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द होल सोसाइटी। सो इस प्रकार अपनी मातृभूमि के विभिन्न अंशों पर, विभिन्न अंगों के बारे में, विभिन्न क्या है गुण कथनों के बारे में प्रकट करके हमारे मन में एक प्रकार की भावना को उत्पन्न करते हैं कवि। साथ ही साथ आकाश के तारे में भी, तारे से भी अलंकृत होकर सचमुच सर्वेश्वर की गुण साकार मूर्ति जैसी मातृभूमि अभी विराजमान है। व्हाट इज टेलिंग इज दैट even the stars which are in the sky are definitely taking us towards the godly divine quality among us, within our mind, और इसी बीच में और in between these things our motherland is there with great pride. That's what is contention. इसके अलावा apart from this, कवि अपनी जन्मभूमि को प्रशंसा देते हुए यह भी कहते हैं कि सारी ऋतुएं बारी बारी में आकर, that is different seasons are there, they are coming in their own turns, आकर अपने अद्भुत दृश्य से सभी को तरंगित करती है। It is totally what you can say making us enjoy the different seasons of our motherland. कवि मातृभूमि को अमृतमयी कहते हुए यही संदेश देते हैं कि मातृभूमि अपनी वात्सल्य भाव से सब लोगों के दुख को हरने वाली है। So when he is telling about our motherland, he is highlighting this also, he is stressing this point also, that it is giving that kind of message, sandesh, it is giving that kind of message that our motherland definitely is showing motherly affection towards us, which cannot be denied. और सर्वस्व सुख शांति की स्थापना करने की क्षमता रखने वाली भी है, and everywhere it is its need or it maintains its peace and happiness for all the people. That is his contention from his poem मातृभूमि।
क्रम के अनुसार अभी सुमित्रानंद पंत जी के बारे में हम देखते हैं। अगले कवि है सुमित्रानंद पंत जी है। नेक्स्ट पोएट इज सुमित्रानंद पंत। खड़ी बोली पद्य साहित्य के प्रवर्तक तथा छायावाद युग के श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंद पंत जी। इनका जन्म पर्वतीय प्रदेश कौसानी गांव कुमांचल प्रदेश में हुआ। ही वाज बॉर्न इन हिली रीजन। बीए तक अपना अध्ययन करने के बाद वे महात्मा गांधी जी के युगवाणी और कविंद्र रविंद्र के प्रति होने वाले अनुराग के कारण एक नवीन प्रेरणा उनको मिली। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ गांधीज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रविंद्रनाथ्स effective poems. After finishing BA, he just started indulging himself in independence struggle. आपको एक ही याद रखना पड़ेगा, पुराने ज़माने के जो भी कवि हैं, यानी स्वतंत्रता के पहले जो भी कविगण हिंदी साहित्य क्षेत्र में यानी किसी भी साहित्य क्षेत्र में आए हैं, वे सब तो चाहे वे तो एक क्या है स्वतंत्र सेनानी होंगे या तो स्वतंत्रता के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप में न्योछावर करने की एक भावना के साथ रखे होंगे। दैट इज द ट्रूथ। Whoever the poet who have born before pre-independence period, they have all been only real patriots, or they should have sacrificed their lives for the sake of independence because of the effective principles of महात्मा गांधी जी। यही वैसे ही पंत जी भी उसी क्रम में आ जाते हैं। प्रकृति के एक अनुपम चित्रकार और छायावाद रहस्यवाद के प्रमुख कवि। इज ए वेरी ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड इज छायावाद रहस्यवाद के प्रमुख कवि। छायावाद रहस्यवाद के बारे में आपको तो मालूम हो गया होगा, प्रवीण पुराण में आपको को तो इसके बारे में विश्लेषण मिला होगा। कल्पनाशील व्यक्ति के अलावा अच्छे विचारक होने के नाते वे उपनिषदों के विवेचित सिद्धांत से भी परिचित थे। अपार्ट फ्रॉम ए पोएट, ही इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट admirer of Upanishad, through which he has gained some more principles in his life. छायावाद युग की समाप्ति पर उनकी झुकाव मार्क्सवाद की ओर निकली। एक तो याद रखिए, पुराने ज़माने में साहित्य क्षेत्र में कई प्रकार की वादों का कुछ क्या है आविष्कार नहीं किया गया। इसको तो वैसे ही वाद वैसे ही प्रचलित हो गई। isms, so many isms came into existence, so many isms were unknowingly or knowingly these were followed by the poets because of their emotions, out of their comparison with natural sceneries, out of their what you can say discrimination towards out of the discrimination by the people towards the society. These are things that has created so many isms in those days. वैसे ही छायावाद रहस्यवाद और ये तो वैसे ही प्रचलित रहेगी, लेकिन जब ये युग की समाप्ति होने पर ये तो मार्क्सवाद को अपनाया। पंत जी ने अपना मार्क्सवाद, ही जस्ट टुक ऑन हिज ओन मार्क्सवाद। और बाद में प्रगतिवाद का मतलब प्रोग्रेसिव, मार्क्सवाद का मतलब तो रेवोल्यूशनरी थिंग्स। दैट इज ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसा क्यों हो जाता है, इस प्रकार की जो भी भावना है वो थी मार्क्सवाद की कुछ संकेत है। और उसी के अनुरूप, उसी के पीछे या उसी क्रम में आने वाले एक और वाद है वो तो प्रगतिवाद। इफ यू अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, you may not be able to progress. That was the principle among those poets in those days. मार्क्सवाद के पीछे ही प्रगतिवाद से संबंधित कविता इन्होंने लिखे हैं। रचनाएं तो उच्चावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये तो उनकी कलात्मक काव्य कृतियाँ। एक अद्भुत शब्द शिल्पी के रूप में उन्होंने शब्द चयन में नए नए शब्दों की कुशलता दिखाई है। शब्द चयन का मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हियर आई add one more thing to you people, because right from Madhyama we have been writing about the poets. In Madhyama I should have just written एक तो
क्या है, किसी एक कविता को नाम को देकर शुभकामना से, राष्ट्रभाषा में शुभकामना नामक कविता से दिया गया है। इसके कवि हैं और इनका जन्म तो इधर हुआ, इनका योग्यता ये है, इनकी रचना ये है। ये तो अलग नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो आपके क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो अभी तो हम तो प्रवीण उत्तरार्ध में हैं, सो आपको तो क्या है, ये पंक्तियाँ तो मैं बाद में आपके सामने संदर्भ से व्याख्या के बारे में एक नमूना भी दे दूंगा, लेकिन पहले बताता हूँ। ये पंक्तियाँ तो सुमित्रानंद पंत रचित क्या है, स्त्री नामक कविता से उद्गृत हैं। ऐसे लिखना है, यानी ऐसे नहीं लिखना है कि दिया गया है, लिया गया है तो आपको तो राष्ट्रभाषा प्रवेशी तक को तो छूट गया। आपको तो अपने लिखने के ढंग में स्तर दिखाना है। यू हैव टू शो योर स्टाइल ऑफ राइटिंग इन प्रवीण उत्तरार्ध। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है कि कविता का नाम लिखकर उसमें से उद्गृत है और लिया गया को छोड़ना है, और पंक्तियाँ लिखना है। तो इसमें कवि यही कामना करते हैं, यही हमारे सामने दर्शाते हैं और हमारे लिए यही हमारे एक मार्गदर्शन देते हैं, एक प्रतीक के रूप में यही बताते हैं। इस प्रकार की शब्दों को प्रयोग करने से थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों इसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर तो शब्द शिल्पी के रूप में पंत जी शब्द चयन को ऐसे करते हैं कि जिसमें से कोई किसी भी क्या है, एक भाषा शैली को नया मोड़ दिखाने वाले हैं सुमित्रानंद पंत। यस, वन ए न्यू टाइप ऑफ व्हाट यू कैन से, न्यू रेवोल्यूशन इन दी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी इसी के कारण क्या है, काव्य बिंब और उपमाओं का भाषा में समावेश भी उन्होंने किया है, काव्य बिंबों और उपमाओं। So whenever he is quoting some examples, he has just created some sort of symbolism in his epics. That is why he has made such a selection of words which will be totally क्या है, fruitful, which will be totally enjoyable. यही सुमित्रानंद पंत का एक विभिन्न विशिष्ट तरीका है या ढंग है। सो हमारे पाठ्यक्रम यानी नवीन पद्य चयनिका के अंतर्गत इन्होंने 3 कविताएं लिखे हैं। एक तो स्त्री है, दूसरा नौका विहार और तीसरा तो मानव। सो सर्वप्रथम एक ग्राम्य काव्य से संकलित लघु कविता स्त्री है, एक जस्ट ए स्मॉल पोएम स्त्री लेडी। इस कविता में नारी के प्रमुख रूपों का जो वर्णन है, he has given the description about लेडी, उनको कवि ने उदात्त, सामान्य तथा निकृष्ट आदि 3 अवस्थाओं के जरिए दिखाया है। 3 different stages. उदात्त is normal lady, सामान्य, उदात्त not somewhat what you can say exemplary lady, सामान्य means normal lady, और निकृष्ट means one who is action oriented. So we should have known, or we should have been what you can say appraised about the qualities of ladies, because we live in the society with ladies only. So इसी को तीनों स्त्री को तीनों रूपों में हमारे सामने दिखाते हैं, एक उदात्त रूप में, एक सामान्य रूप में और निकृष्ट रूप में। एक कैसे है, सो विभिन्न अवस्थाओं में उनकी किस प्रकार की कामना कामना हो जाती है, उसी को क्या है विश्लेषण करने के लिए कवि यहाँ इन तीनों रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक रूप से स्वस्थ प्रेम की सृष्टि करता है, विथ वन रोल और विथ वन स्ट्रक्चर शी इज टोटली शोइंग अस अफेक्शन एंड लव पैशन। कौन, लेडी। लेकिन दूसरा रूप उसके ही विरग संताप को दूर करने के जैसे दिखाया गया है। सेकेंड वन इज आफ्टर गेटिंग मैरिड और आफ्टर एंटरिंग द फैमिली, देयर आर सो मेनी problems that will be faced by these ladies. So there she is expressing her emotions and feelings with the concerned families. ये तो दूसरा रूप जो तो क्या है, सामान्य रूप है। और तीसरा जो रूप है वो तो पुरुष लोगों को वासना के अंदर धकेलता है। What the third role, what it is telling, it will be totally attracting the men folk into their fold. एंड अल्टीमेटली क्या कर लेते हैं, वहाँ स्त्री अपने सच्चरित्र से
क्या कर दे, एक और स्वर्ग को भी दिखा सकती है, अपने के दुष्चरित्र से नरक को भी दिखा सकती है। सो व्हेन ए मैन और व्हेन मेन फोल्क इज नॉट प्रॉपर और नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, कभी कभी स्त्री लोग क्या कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर होने वाली भावनाओं के कारण से उनको अपने ही वासना के द्वारा क्या है, उनको ऐसे प्रभावित करके उनको धकेलती भी हैं। इसलिए कभी यहाँ बोलते हैं कि ये लेडी कैन मेक और शी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय। सो यही तो एक फार्मूला है, स्त्री अपने सचरित्र से स्वर्ग का निर्माण भी कर सकती है और दुष्चरित्र से नरक को भी हमें, नरक में भी हमें धकेल सकती है। शी कैन पुट अस, शी कैन जस्ट पुश अस टू द हेल आल्सो, शी कैन गिव अस हेवन आल्सो। दैट इज द थर्ड क्वालिटी अमंग अस द लेडीज, दैट इज व्हाट द पोएट इज टेलिंग। इस प्रकार नारी के स्त्री का तीसरे रूप के बारे में बताते वक्त कवि यही कहते हैं कि पुरुष लोगों को अपने वासना के अंदर धकेलने की शक्ति है स्त्री के पास, क्योंकि स्त्री तो चाहे तो अपने सचरित्र द्वारा स्वर्ग का निर्माण भी कर सकती है और वैसे ही नरक में हमें क्या है, धकेल सकती है। और एक तो इसी प्रकार नारी के शील और प्रेम की महिमाओं को सुंदर व्याख्या कवि ने इस कविता में किया है। यानी स्त्री नामक कविता में कवि तो स्त्री लोगों के तीनों रूपों के बारे में, उदात्त, सामान्य और निकृष्ट, इन तीनों रूपों के बारे में ऐसे सुंदर विश्लेषण दिया है जिसके ओर से आने, जिसके द्वारा हमें तो स्त्री का एक संपूर्ण क्या है चरित्र के बारे में हम जान सकते हैं। दूसरी कविता नौका विहार, इसमें तो पंथी एक सुंदर स्त्री के रूप में पवित्र तापस बाला गंगा नदी का मानवीकरण किया है। इन पंथी ने क्या किया है, एक सुंदर स्त्री के रूप में कल्पना करके पवित्र तापस बाला गंगा नदी जो भी पवित्र नदी है उसका एक मानवीकरण मतलब इज ह्यूमनाइटाइजिंग द रिवर गंगा इन इज ओन व्हाट यू कैन इन इज ओन एक्सप्लेनेशन, इन इज ओन में, क्योंकि ये तो प्रकृति प्रेमी है। गंगा जल में नील आकाश का जो प्रतिबिंब है उसका वर्णन पढ़ते ही हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हम खुद एक चांदनी रात में नाव पर बैठकर सैर कर रहे हो। सो इसका विश्लेषण ऐसा है कि नील आकाश का जो भी प्रतिबिंब है गंगा नदी में, और उसमें तो हम एक उस चांदनी रात में एक नाव में बैठकर वैसे ही सैर कर रहे हैं जैसे कवि तो कल्पना किया है। कविता की पंक्तियाँ हमें ऐसा भी अनुभव देता है, इस लाइन्स आर गिविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू अस, कि गंगा रूपी स्त्री के गोरे अंगों पर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर गंगा, अपॉन दैट पारदर्शी सूक्ष्म संचल आंचल नीली आकाश, above that river Ganga, the sky is just spreading its own reflection by as a what you can say as a dress, और नीली आकाश के रूप में लहरा रहा हो। So when the sky is reflecting in the river and the river's waves are just moving, automatically we will see that as if the blue colored saree or blue colored dress upon the river is just what you can say glittering or just moving here and there. So ऐसा मालूम होता है कि एक नील वस्त्र गंगा नदी के ऊपर धारणा करके अपने आप को एक क्या है, एक बहुत बड़ी सुंदर दृश्य को हमारे सामने दिखाई देती है। और एकाम पंथी ने हंसनी की तरह चलने वाली नौका का वर्णन किया है, और जिस नौका में यानी जिस नाव में बैठकर हम चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना कवि करते हैं, ये तो वो नाव तो वैसे एक हंसनी पक्षी की तरह है। हंस पक्षी जिस प्रकार आराम से आसानी से किसी भी नदी में सैर करती रहेगी, उसी का एक वर्णन भी इसमें मिलता है। इसके अलावा
हमें यह भी प्रतीत होता है कि वी डू डिराइव मोर थिंग्स दैट दूर तक फैले हुए नदी के दो किनारे, द टू बैंक्स ऑफ द रिवर विच आर टू बी सीन एट ए लॉन्गर डिस्टेंस, मुग्धा धारा का आलिंगन कर रही है. So when you are going in a boat in the river, and when we are able to see the banks of the river at a long distance, automatically we narrow down, और ये दोनों तो एक मिलने के उनके मिलाप के जैसे हमारे सामने दिखाई देती है. इसके अलावा बीच में जो द्वीप है वह तो शिशु माँ की छाती पर सोया हो जैसे लगता है. और when we are going towards the river, and in the river if there is something in the middle, in between the river there is some small hill, means it is shown or it is described as if a child is sleeping at the shoulders of a mother, क्योंकि सारी ओर तो पानी ही पानी है, उसके ऊपर आकाश की नीला वस्त्र है जो एक स्त्री जैसे दिखाई देती है, और बीच में होने वाले एक छोटी सी द्वीप, स्मॉल आइलैंड, इट इज़ लाइक ए चाइल्ड ऑन दी शोल्डर्स ऑफ अ मदर. सो इस प्रकार की कल्पना पंजी करते हैं. सो पंजी ने अपनी इस कविता में सारी प्राकृतिक अवस्थाओं को शाश्वत रूप देकर हमारे सामने एक रमणीय स्थिति को दृश्यान्वित करते हैं. नॉर्मल नेचुरल सीनरीज, नेचुरल things have been very beautifully construed as what you can say, a fantastic scenery in the eyes of us. That is what the capability of पंत, सुमित्रानंद पंत. सो पंजी के अनुसार नदी की धारा के समान ही संसार का क्रम भी है. यहाँ एक और दार्शनिक तत्व को भी यहाँ दिखाते हैं पंत जी. वो क्या कहते हैं? नदी की धारा के समान, लाइक द फ्लो ऑफ द रिवर, संसार का क्रम भी है. दैट इज आवर लाइफ इज ऑल्सो गोइंग इन ए वे, इन ए फ्लो. यानी जन्म और मरण रूपी दो किनारे के बीच, जिस प्रकार नदी के दो किनारे वैसे ही हमारे जन्म और बीच में ही हम तो अपने किनारे की ओर चले जाते हैं, और बीच हमारे जीवन रूपी नौका, आवर द लाइफ बोट इज गोइंग बिटवीन द टू बैंक्स, बर्थ एंड डेथ. सो उसी का भी कल्पना करके वे हमारे सद्भावनाओं को, हमारे ही वास्तविक जीवन रूपी दर्शन दिखाते हैं पंत जी इस कविता में. अपनी प्रगतिवादिता को दिखाते हुए वन इज हाईलाइटिंग अबाउट द प्रोग्रेस, यानी प्रगतिवाद. तब तो उन्होंने मानव नामक कविता में मानव को ही सर्वाधिक महत्व दिया है. यही तो उसका तीसरी कविता है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार. मानव पहले हमने देखा क्या है, स्त्री देखा, स्त्री के तीनों रूपों को देखा. बाद में नवकविगार में जिस प्रकार प्रकृति के साथ, प्रकृति के हर एक पल को, हर एक दृश्य को अपने कल्पना की उड़ान में जाकर पंत जी किस प्रकार मानव जीवन को समन्वय करके हमारे सामने दिखाते हैं, उसको देखा. अभी हम देखने वाले हैं मानव नामक कविता में मानव का क्या है, क्या रोल है इस समाज में, मानव के लिए क्या दिया गया है इस समाज में, मानव की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं. उनकी नज़र में प्रकृति में सबसे सुंदर मानव ही है. हम तो प्राकृतिक चीज़ों पर मुक्त हो जाते हैं. वी आर जस्ट गोइंग बिहाइंड नेचुरल सीनरीज, वी आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू नेचुरल सीनरीज. लेकिन पंत जी यही कहते हैं कि प्रकृति के हर एक चीज़ों में से मानव ही बहुत सुंदर है. ही इज टेलिंग ह्यूमन इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नेचर. दैट इज व्हाट इज कंटेंशन. क्योंकि मानव ही अपने जीवन में अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए अपने को विकसित करते हैं. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग बींग्स हु आर क्रॉसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, हु आर गेटिंग चेंज इन सो मेनी सिचुएशंस, एंड अल्टीमेटली दे आर इन द डेवलपमेंट पाथ. सो अपने आप को विकसित करने की शक्ति सिर्फ मानव के पास ही है. इसलिए वे यही कहते हैं कि मानव तो प्रकृति के सबसे सुंदर वस्तु है. कभी मानव जीवन से एक ही प्रेरणा लेते हैं कि मानव के ही आशाएं, अभिलाषाएं, उच्च आकांक्षाएं, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम
आदि अनेक उत्तमोत्तम गुण आदि से इस संसार आनंदमय तथा सौंदर्यमय है। सो ये यही कहते हैं कि मानव की आशाएं, इस एस्पिरेशंस, इस एम्बिशंस, इस हाई लेवल गोल्स and his dutiful activities plus his labor, and इस प्रकार in this way so many higher qualities are there that are totally in the with the people, with the person, with the human beings. इसलिए ही कवि मानव को एक सबसे उत्तम वस्तु कहते हैं प्रकृति के सभी चीज़ों के साथ तुलना करने के बाद। So in comparison with other natural things, natural sceneries, natural produce, Kavi or the poet is telling that only human beings are the most beautiful creation of the nature. यही तो मानव में उनका कहना है। सो अभी तक हमने 3 कवियों के बारे में देखा है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत। अभी हम देखने वाले हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। आपको यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ आपसे। जब आप किसी कवि के बारे में लिखते हैं, कवि परिचय लिखते हैं, तो उनके बारे में आप सीधा उनका जन्मस्थान ऐसे मत शुरू कीजिए। अगर हो सकता है तो इफ पॉसिबल उनका कोई उपनाम है, यानी उनको हिंदी साहित्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कुछ उपाधि मिली है, उसी को कोट करते हुए, उसी का रेफरेंस देते हुए आप शुरू करने से वो अच्छा रहेगा। ओके, यही मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। अभी महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक संपन्न एवं सुशिक्षित परिवार में जन्म होने के कारण आपने MA उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रयाग स्थित महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थी। ये भी छायावादी और रहस्यवादी कवियत्री मात्र नहीं, बल्कि एक कुशल चित्रकार भी है। उनकी अपनी यामा नामक रचना के लिए 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी पर तत्काल बौद्धिक युग का असर दिख पड़ते हैं और दर्शन उनकी कविता का साधन है। सो फिलॉसफी इज द टूल फॉर राइटिंग्स और वर्सेस एंड फिजिकल और outwardly things or properties which are having some effect on the society. That is sir one more point in her poems. ये तो उनकी कविता तो साधन है, साध्य नहीं। खुद निराला जी उनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो बहुत बड़े कवि हैं, उनका कहना है कि मीरा के बारे में हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा जी है। से तो आधुनिक मीरा के नाम से पुकारी जाती है। सो अभी उनकी रचनाएं के बारे में देखते हैं। सो महादेवी वर्मा रेखा चित्रिक रूप में पथ के साथी और मेरा परिवार है। सो पथ के साथ मेरा परिवार, ये 2 रचनाएं हैं। और श्रृंखला की कड़ियाँ तो एक विवेचनात्मक गद्य निबंध है। गद्य का मतलब है प्रोज, निबंध का मतलब है राइट अप। सो इनका गद्य निबंध है, एक विवेचनात्मक ग्रंथ श्रृंखला की कड़ियाँ। उनके द्वारा लिखी गई कहानी गिल्लू है, तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक गिल्लू के माध्यम से मानवता की भावनाओं को प्रकट करने के एक तात्पर्य हम देख सकते हैं उसमें। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर बाय महादेवी वर्मा, दैट इज़ श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार, और ऑन स्टोरी इज नेम्ड गिल्लू। सो काव्य की विशेषताएँ में तो उनका स्वर तो वेदना भरी पीड़ा है। महादेवी वर्मा जो भी विषय चुन लेते हैं वे तो खास करके
वेदना की ओर ही होगा, वेदना के बारे में ही होगा। इनका रहस्यवाद भावात्मक है और इसके सृजन में प्रथा है, इसके सृजन में हो तो करुणा रस की ही प्रधानता दे देती हैं। सो whenever she is writing about some feeling or maximum she will be writing about the other side of life, that is the what you can say saddest part of life. That is her normal, what you can say, selection of the topic, and in this way automatically it goes without saying that the rus will be, that is it will be only on mercy. बट लेकिन करुणा में रुदन और हाहाकार का अभाव है। वैसे भी वो तो करुणा के बारे में यानी किसी प्रकार की करुणा भरी कुछ विषय के बारे में, स्थिति के बारे में लिखने पर भी उनकी कविताओं में यानी उनकी काव्यों में तो करुणा के कारण से रुदन और हाहाकार का अभाव, रुदन का मतलब क्राई, हाहाकार का मतलब ब्लैबरिंग। सो ब्लैबरिंग एंड दी crying aspect will be missing, though she is writing about only the sorrowful side of the human life. That is her special quality. उनका रहस्यवाद जीवन की समस्त सुंदरता के सृजन में प्रयत्नशील है। So it will be totally contributing to the livelihood of the people. In that way she has used this. रहस्यवाद का मतलब है जो सूक्ष्म को स्थूल रूप में यानी किसी विषय को सीधे न बताकर कुछ अन्य तौर तरीके से बताना है। उनका उल्लसित और उन्मुक्त हास जीवन के प्रति भावनामय आसक्ति और उनका अनुराग आदि उनकी रचनाओं में विद्यमान है। सो जीवन के भावनाओं के प्रति उनका अनुराग ज़्यादा है और इसके अनुसार प्रकृति तो श्रृंगार की वस्तु है उनके लिए। सो प्रकृति ही श्रृंगार है उसके लिए और प्रेम को संकेत करने वाली एक चीज़ है। से तो कई कवि ऐसे लिखते हैं, प्रकृति को ही साथ में लेकर प्रकृति की सहायता से कई कविगण अपनी कल्पना की पंखों के साथ उड़ान करके कई विषयों को हमारे सामने दिखाए। वैसे भी महादेव वर्मा प्रकृति को ही एक श्रृंगार की वस्तु मानकर और उसी से प्रेतम को जो भी संकेत देना है, जो भी कुछ संदेश देना है, उसी को उपयोग किया है। इन्होंने भाग में अनुभूति को अपने आंतरिक अंतरात्मा में परिचित करके और अपने काव्य निर्देशन में इसके लिए संवेदना की प्राप्ति भी कर चुकी है। सो अपने काव्य शिल्प में, काव्य विधान में इन्होंने क्या किया, अपनी भाग में अनुभूति, आउटवर्डली फीलिंग्स, भाव में अनुभूति को वैसे ही हमारे अंतरात्मा में परिचित करके हमारे एक प्रकार के एक सहृदय संवेदनपूर्ण कुछ विषयों को बताए हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवियत्री ने अपने आप को सही रास्ते पर ले जाने की कठिन कार्य को एक दीपक के जरिए सजीव ढंग से प्रतिपादित किया है। थ्रू ए फ्लेम she is expressing about the way in which the people should come out of their difficulties. अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए, अनेक कठिन कार्य को कर दिखाने के लिए एक दीपक के द्वारा हमारे लिए एक मार्गदर्शन, हमारे लिए एक प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अपनी इस कविता में उन्होंने अज्ञात प्रयत्न की राग देखते हुए साधारण आत्मा के प्रतीक के रूप में दीपक को संबोधन किया है। सो व्हाट इज टेलिंग, जैसे दीपक तो अपने आप को जलकर किसी एक विषय के लिए बिना मतलब अपने आप को जलती रखती है, यानी जला देती है, अपने आप को क्या है आत्महत्या कर लेती है। उसी प्रकार क्या है अज्ञात प्रयत्न की राह को देखते हुए विदाउट नोइंग दैट हु इज आवर real love and affection, who is having real affection towards us, without knowing that some people are living like that, like they are sacrificing their life. So उसी का चित्रण करते हुए महादेव वर्मा एक दीपक के द्वारा हमारे सामने ऐसे जीने से कोई क्या है फ़ायदा नहीं है, हमें तो उससे बाहर आना है। उस प्रकार की परिस्थिति से हमें अपने आप को बाहर लाने के लिए ही एक मार्ग दिखाती हैं।
उसका एक भी कहना है कि कोमल मोम की तरह जीवन के अंतिम क्षण तक जलता रहे। तो एक मोम किस प्रकार अपने आप को जलाकर अपने जीवन को वैसे ही त्याग करके समाप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्माओं का हमें तो ऐसे नहीं त्याग न करने का है। तो प्रियतम के पथ हम हमेशा आलोकित हो जाएगा, लेकिन इस कविता में आत्मविज्ञान और धार्मिकता का सुंदर चित्रण होने पर भी कहीं कहीं इधर तो करुण रस यानी करुणा की भावना और हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना वैसे ही हमें प्राप्त होती है। अपनी दूसरी कविता मैं नीर बरी दुख की बदली, दिस इज सेकंड पोएम। फर्स्ट पोएम इज दैट इज मदर मदर मेरे दीपक जल। In that she is telling about the sacrifices made by a lamb, and together with she has compared the human mind which is expecting or which is in the what you can say, which is in desperation of love and affection in their life. Likewise, in the second poem, मैं नीर भरी दुख की बदली, उनकी अपनी मानसिक पीड़ा की एक अभिव्यक्ति है इसमें। इधर उनकी कहना है कि धरती से नया जीवन प्राप्त कर अंकुरित हो जाती है। हमें तो अपनी धरती से ही सब कुछ मिल जाती है, एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रॉम आवर अर्थ यानी पृथ्वी। सो कभी सुख की स्मरण बनकर खिल उठती है तो उसकी एक आय बस इतने ही तक सीमित हो जाते हैं। दो आवर अवेलेबिलिटीज आर लिमिटेड, लेकिन अगर हम कोशिश करने से, प्रयास जारी रखने से धरती में से हम कई प्रकार की चीज़ों को हम पा सकते हैं। क्योंकि वो जब पिछले दिन हम तो क्या है, पानी तो वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही गर्म होके यानी सूख जाकर आकाश के ओर जाकर उधर चाय जाती है, लेकिन फिर बाद में वही पानी आकाश में से वर्षा के रूप में गिरकर हमें सांत्वना देती है। लाइक दैट आवर फीलिंग्स आल्सो शुड बी लाइक दैट। इन वन वे वी मे फील डिफिकल्टी, वी मे फील somewhat in a desperation, but the desperation again may bring in some sort of relief to us by way of our, by way of our going in for good things, going in for beautiful things, going in for realities of life। अगर हम अपनी सच्चाई को देखते हैं तो, सच्चाई को पहचानते हैं तो अपने जीवन में हम सही रूप में अपने जीवन को हर्षोल्लास के साथ बिता सकते हैं। यही इसमें इनकी दूसरी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली में हम देख सकते हैं। तो यही इसके लिए श्री यानी इधर यहाँ ये भी बताते हैं कि आजकल भी नहीं, बहुत पुराने ज़माने से भारतीय नारियों को तो कई प्रकार की संवेदनाएं को सहना पड़ती है। यानी पुरुष सत्ता तो नारी सत्ता के ऊपर, नारी के ऊपर सवार करती रहती है। इसके लिए एक हल दिखाने के जैसे महादेव वर्मा ऐसी एक गाथा हमारे लिए सुनाते हैं, जिससे स्त्री हमेशा के लिए अपनी पहचान की तलाश में ही व्यस्त रखती है। यानी महादेव वर्मा यहाँ यही बोलना चाहती हैं कि हर एक स्त्री को यानी हर एक नारी वर्ग को तो अपनी पहचान की तलाश में रखकर अपनी पहचान को संपूर्ण रूप में पाकर पुरुष सत्ता जो भी सवार करते रखते हैं उसको सर्वनाश करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यही इस कविता का संदेश है महादेव वर्मा के द्वारा। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये भी राष्ट्र कवि है। सो राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार प्रांत में मुंगेर जिले में सिमरिया नाटक 1908 में हुआ। सिमरियाट में छायावाद के समानांतर राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि कवि जैसे दिनकर जी भी काव्य क्षेत्र में आए। ही ऑल्सो केम एज अ छायावादी पोएट and Pragatiwadi poet. Pragatiwadi, progressive, Chayavadi, something which is defined as a ism, which wherein we are going in for deeper things and relating to the human activities.
गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर दिनकर ने समय की पुकार को अदल बदल करने में संकोच नहीं दिखाया। सो गांधी के मार्ग को अपनाकर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने राष्ट्रीयता की राष्ट्रीय भावना को दिखा देते हैं और इसका निरूपण इनके ही लिखी हुई रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि रचनाएं से प्राप्त है। इतिहास की दिनकर जी का प्रिय विषय बना रहा। कहीं भी देखो आप दिनकर जी इतिहास को ही अपना प्रिय विषय बना देते हैं। ही विल बी गोइंग इन फॉर ओनली हिस्टोरिकल व्हाट यू कैन से हिस्टोरिकल एपिक्स ओनली। और उनकी भाषा पर एक असाधारण अधिकार है। उन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना सहित भारतीय समाज व संस्कृति की अनेक समस्याओं को अपने काव्य में संजोया है। तो उन्होंने क्या किया अपने काव्य एपिक्स, ही हैज क्रिएटेड अ पैट्रियाटिक बेस and together with the cultural heritage of India, and in there in which he has given some solutions for our social problems before independence. दिनकर ने किसान, मजदूर, दलित, शोषित वर्ग आदि का पक्ष लिया। सो दिनकर जी तो वैसे ही प्रेमचंद के जैसे समाज में शोषित वर्ग के बारे में ही ज़्यादा लिखने वाले हैं। ही विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी people who are deprived and downtrodden like प्रेमचंद। सो उनका अपनी बुलंद आवाज़ द्वारा उनको एक प्रकार की प्रगति का पथ दिखाने का एक मार्ग है। सो वाट एवर ही टेलिंग इज इट विल बी फॉर दी डेवलपमेंट और फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द डाउन पीपल। that will be in his poems and that will be in his verses. दिनकर जी की साहित्यिक सेवाओं के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय ने for his services to the Hindi literature, भागलपुर यूनिवर्सिटी as honored him with daily degree और सन 1959 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द अवार्ड ऑफ पद्म भूषण फॉर दिनकर जी। सो इनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र जो सर्वप्रसिद्ध है, महाभारत से संबंधित, और रश्मिरथी ये भी महाभारत संबंधित, जहाँ कर्ण के वीर प्रताप और कर्ण के पराक्रम और कर्ण की उदात्त भावनाओं को संपूर्ण चित्रण, उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका, ये सब तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। खास करके कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान काव्य है। विचार प्रधान काव्य का मतलब इट विल बी थॉट प्रोवोकिंग एपिक, दैट इज कॉल्ड कुरुक्षेत्र। सो इनकी काव्यगत विशेषताएं। सो प्रस्तुत नवीन पद्य चयनिका में उनकी 2 कविताएं संकलित है। 2 poems have been given as the collections from दिनकर। एक तो कलम और तलवार, दूसरा नई आवाज। कलम का मतलब है पेन और तलवार का मतलब है स्वर्ड। कलम और तलवार ये दोनों तो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है दिनकर के अनुसार, इसलिए उन्होंने कलम और तलवार के बारे में एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि उनके अनुसार अज्ञान को हटाने के लिए कलम की ज़रूरत है और अन्याय को मिटाने के लिए तलवार की ज़रूरत है। टू रिमूव व्हाट यू कैन से डार्कनेस इन आवर नॉलेज इन आवर माइंड, व्हाट इज नेसेसरी, पेन इज रिक्वायर्ड। कलम सब कुछ कर सकती है। ए पेन कैन राइट समथिंग, ए पेन कैन डिवाइस समथिंग। With the pen you can write, and with this pen, with the writings of this pen, you can create some sort of change in the society, change in the minds of the people, create some revolution among the people for the sake of, for the benefit of the society. That is why आगे बोलते हैं कलम तो अज्ञान को हटाने का अस्त्र है, तो तलवार अन्याय को मिटाने का एक शस्त्र है। both are weapons. As per Dinakar, both pen and sword are weapons, because one weapon will be used for creation of knowledge, whereas the other weapon will be definitely destroying the unduly happenings and what you can say tortures and other things of bad things which that are prevailing in the society. So इन अस्त्र शस्त्र के बिना भी हम विजयी हो सकते हैं। In one way, without these two, we can win in the society. परंतु ऐसी परिस्थिति न होने पर, but when the situation is not that,
वहाँ तो हमें तो इन दोनों की सहायता लेना ही पड़ेगा. We will have to go for these two. Without these two we cannot survive in the world. यही कहते हैं. कवि की मान्यता है कि किसी राष्ट्र का विस्तार केवल ग्रंथों की रचना से नहीं होता. सो ऐसे हमारे भारत में ही कई प्रकार की ग्रंथ है, बहुत श्रेष्ठ मानने वाली महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, भगवद गीता है. सो कवि का कहना है कि ऐसे ग्रंथों से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें इन सबको होने से मात्र हमारे देश का यानी किसी भी एक देश का क्या है उद्गम नहीं होगा, यानी उन्नति नहीं होगा न, बल्कि सीमाओं की रक्षा हेतु हमें अपने आप को रक्षा करने के लिए, हमें अपने आप को बचाने हेतु कभी कभी युद्धों को ही सामना करना पड़ता है. समटाइम्स वी आर टू यूज़ द वेपन्स विच आर हार्ड एंड विच आर डेंजरस, क्योंकि हमें तो अपने को रक्षा करना है. वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स. इसलिए जस्ट बिकॉज हैविंग एपिक्स एंड लॉरल्स ऑफ लिटरेचर विथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स वी कैनॉट सर्वाइव. हमें तो वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स आल्सो टू फाइट अगेंस्ट द ईविल थिंग्स. सो यानी उनके अनुरूप नागरिकों को निर्भीकता और ऊर्जा कलम और तलवार इन दोनों से प्राप्त है. यह सिंपली सेड जस्ट नागरिक का मतलब है सिटीजन्स. फॉर द सिटीजन्स लाइक अस वी शुड हैव fearlessness. For fearlessness and to have energy and stamina and to have some sort of provoking thoughts, in one hand we will have to have the pen and in the other hand we should have the sword. यही इनका कहना है. that is he saying. अभिप्राय है कि what his opinion is, कलम बुद्धिजीवी अस्त्र के रूप में है तो, और तलवार निर्भीक योद्धा को शस्त्र के रूप में प्रयोगित किया जाता है. So बुद्धिजीवी for our brainy activity and for our beautiful what you can say transformation, we should have pen for so many literatures, for so many writings, whereas on the other hand we should have sword for fighting against the evil things. So that is the concept of this poem कलम और तलवार. उसका दूसरा काव्य है, उसकी दूसरी कविता है मानव. सो मानव के मन में नवीन प्रेरणा उनकी अपनी भूमि से ही मिलती है. नई आवाज़ उनकी दूसरी कविता है, रामदास श्री दिनकर द्वारा लिखित नई आवाज़ में न्यू वॉइस. इसमें कवि यही कहते हैं कि मानव के लिए सारी चीज़ अपनी भूमि से ही मिलती है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. इस तथ्य को दिनकर अपनी नई आवाज़ कविता में प्रकट करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार नई आवाज़ के लिए हमें तो भूमि की ओर ही ताकना होगा. वी हैव टू जस्ट गो डीप टू द अर्थ, बट वी आर गोइंग फॉर द स्काई. हम आकाश को छूने के एक आशा में हमारे नीचे जो भी उपलब्ध है उसको हम खो बैठते हैं. दैट इज हिज स्टेटस. व्हाट इज टेलिंग, इन कैचिंग अप अ स्काई we are just losing our grip over the earth, wherein we are getting so many things from the earth. That is his contention. कर्मरत व्यक्ति विवेक पूर्व बिना रुकावट से निरंतर आगे बढ़ता रखता है. सो हमें तो आगे बढ़ता रखना है, कहाँ, अपनी ही धरती में, अपने में भूमि में, और अपने हर एक कार्य में नया स्वर सुनता है. हमें तो ज़रूर रूप में नया स्वर मिलेगी अपनी ही भूमि से, लेकिन हम उसे मानते नहीं, उसे पहचानते नहीं. हम तो कहीं और उड़ते हैं, उड़कर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि हम तो आकाश को छूने के लिए, आकाश में कुछ आकाश के तारों को पकड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तो नीचे जो भी है हमारे नीचे, हमारी भूमि, हमारे पृथ्वी पर मिल जाती है, उसे हम खो लेते हैं. कवि का कहना है कि स्वर्ग सनातन और अचल है. जो स्वर्ग ऊपर है ऐसे मानते हैं, वो तो अचल है, सनातन है, और उसे नई आवाज़ सुनने का मौका ही नहीं. वहाँ तो किसी प्रकार की आवाज़ सुनने की मौका ही नहीं मिलेगा. देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ वॉइस और सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से अवेयरनेस ओरिएंटेड मैसेज फ्रॉम द स्काई और फ्रॉम द हेवन विच वी अज्यूम. हमें धोखा देने वाला परलोक तो दुआ का एक धुंधला देश है. इट इज़ ओनली a smoke. Whatever we assume, whatever we what you can imagine that from the heaven we can have
we can gain so many things. That is only a smoky place. क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है, सो नई अनुभूतियों की कान तो नीचे पृथ्वी से सुरक्षित है. सो न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उत्पत्ति है, जो भी क्या है उत्पादक है, ये तो हमारी ही भूमि के अंदर है, वे तो सुरक्षित है, उसे हम क्या है पहचान नहीं पाते. सो कठिनाई से भरे जीवन को नहीं पहचानते हुए, सो विदाउट रियलाइजिंग द डिफिकल्टीज और दी डिफिकल्टीज, मानव प्रकाश की किरण को ढूंढता ही रखता है. सो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो भी है उसको नहीं पहचानते हुए हम किसी और प्रकाश के लिए तड़पते रखते हैं. वी आर गोइंग फॉर सम अदर लाइट, whereas the light is within us, light is below us, which we are not understanding. ऐसे लोगों को पुकारते हुए by calling those people, कवि भूमि को तोड़कर नई झंकार को सुनने के लिए प्रेरणा देते हैं. What is telling? आप भूमि को तोड़िए, you just break open the earth. यानी इधर का कहने का मतलब क्या है, अपने मन रूप भूमि को आप खोल कर देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है. दैट्स व्हाट इज फीलिंग. हम अपने मन रूपी भूमि को तोड़ने से यानी खोल कर देखने से हमें कई प्रकार के विषय हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम तो उसे करते ही नहीं है. सो उनका कथन है कि आसमान से जो पानी बरसता है वो भी इसी भूमि से ही गगन में पहुंची हुई है. वी आर फॉरगेटिंग, वी आर टेलिंग दैट रेन इज कमिंग फ्रॉम द स्काई, लेकिन द स्काई इज गिविंग द रेन विच हैज़ बीन टेकन बाई इट प्रीवियसली अलॉन्ग बैक फ्रॉम द अर्थ ओनली. सो इसका मतलब है भूमि से ही निकली हुई कुछ चीज़ को आकाश से प्राप्त होने के कारण हम ऐसे ही समझते हैं कि हमें सब कुछ आकाश से ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो धारणा गलत है. इसी को सुदृढ़ करने के लिए कवि हमें एक प्रेरणा रूपी कविता के रूप में क्या दिया है, नई आवाज़ कविता लिखा है. यही तो नई आवाज़. ओके, till now we have covered 5 poets, namely Bodh Yaryod, Maithili Sharan Gupta, Sumitranandan Pant, then Mahadev Verma और रामधारी सिंह दिनकर. Due to time constraint, we may not be able to cover all the poets and all the poems, and you should understand that this is only a guideline class. हम आपको तो वैसे ही एक क्या है रेखा मात्र खींचते हैं, आप उसमें से आपको तो सामग्री को बढ़ाना है. यू हैव टू मेक द थिंग्स ब्यूटीफुल. वी आर गिविंग ओनली आउटलाइन. दिस आउटलाइन इज फॉर टू जस्ट टू मेक यू टू राइट in this way and that way, and wherein you will have to apply your own mind, and you will have to use the books lines for further completion of the answers. So when you are writing the काव्यगत विशेषताएं, तो वहाँ भी आपको कवि परिचय देना पड़ेगा, कवि की रचनाएं के बारे में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद काव्यगत विशेषताएं के नाम पर एक शीर्षक देकर नीचे केंद्र भाव का शीर्षक देकर काव्यिक विशेषताएं प्रश्न को खत्म करना पड़ेगा. जब आप सारांश लिखते हैं तभी भी आपको वैसे ही मैंने बोला, सभी वही बोलता हूँ, कवि और कविता का नाम, कवि परिचय, कविता का सारांश, केंद्र भाव. ठीक है, अभी हम एक दो संदर्भ सहित व्याख्या के बारे में अभी देखेंगे. So संदर्भ सहित व्याख्या की, that is a question. Title is just संदर्भ सहित व्याख्या. Unfortunately for Praveen Uttarard, you are given only 5 marks for each ERC. So some of the students, even प्रचारक also may give a thought that 25 marks only sir. इसमें क्या मिलेगा, इसमें से क्या है, अगर इसे छोड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, 25 मार्क की है ना, बाकी 75 में से हम वैसे ही अंक प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन गेन मोर मार्क्स, दैट वे वी कैन थिंक, बट दैट इज रॉन्ग. अगर सॉरी आप ये मान लीजिए प्रश्न पत्र में सबसे आसानी प्रश्न है संदर्भ सहित व्याख्या. मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इज annotation, ERC. Whatever may be in English, maybe in Tamil, or maybe in some other language, maybe from prose or maybe from drama or maybe from poem. क्योंकि
आप ये समझ लीजिए कि आपको तो संदर्भ से व्याख्या की जो भी पंक्तियां हैं, जो भी पैराग्राफ है, उसमें तो आपको तो उसका कंटेंट है, सामग्री है, विषय वस्तु है। अब वैसे ही उसको किसी अन्य तरीके से उसको बागर प्रकट करना है। आपको उसका तो उसके रूप को ही सिर्फ बदलना है। यू हैव टू चेंज द शेप एंड टाइप। यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग न्यू फ्रॉम दैट। That is why I am telling it is the easiest question. It may be in a prose form or in a poetical form, or maybe a dialogue from a drama, or from a one act play, or from a prose. But wherein you have got the substance, what is there, what he is telling, what the author is telling, what the poet is telling. Just you will have to exaggerate it, elaborate it. Only elaboration is required. You need not write anything specially there. That is why I used to say, even in every seminar class, I used to say, don't जस्ट लीव ERC क्वेश्चंस, बिकॉज कुछ न कुछ लिखने से आपको जहाँ वो पद्य रूप में उसको आप गद्यात्मक ढंग से लिखने से ही आपको कुछ अंक मिलेगा। 5 अंक में से आपको 3 मिलेगा, यू विल गेट 3। द वॉट एवर दैट हैज बीन गिवन इन पोएटिक फॉर्म यू आर गोइंग टू चेंज इन द प्रोस ऑर्डर। इफ इट इज इन डायरेक्ट स्पीच यू आर गोइंग टू मेक इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे ही आप उनके शब्दों को पढ़िए। वो पैराग्राफ पूरा का पूरा 2 या 3 बार पढ़ने से आपको जरूर रूप में एक ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा ये तो इस विषय के बारे में है। यू विल बी एबल टू डिराइव दैट दिस पोएम, दीज लाइन्स आर टेलिंग अबाउट दिस फीलिंग और इमोशन। विद दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द सेम without worrying about the name of the author, name of the poem. Need not worry about it. Whatever that has been given in the question paper, just you are going to reproduce in a different way. That is a simple thing. That is what I am telling. इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा, आप किसी भी हालत में किसी भी प्रश्न पत्र में संदर्भ सहित व्याख्यान ERC क्वेश्चन को मत छोड़िए। कम से कम आधा अंक तो मिलेगा, 5 के लिए 3 मिलेगा या 2 मिलेगा, क्योंकि अब ऐसे उसको उलट पलट कर लिखने से ही आपको कुछ न कुछ अंक मिलेगा। सो डोंट लीव दिस। सो आएगा 2 प्रसंग के 2-3 संदर्भ सहित व्याख्या के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। सो आप एक लीजिए, एक पुराना क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। सो आप ये लाइन को देखिए, जो कभी अपने समय के यूँ बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी भी जो चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन हो जो जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना बन जाते हैं औरों के लिए। सो आप ये देखिए, इसमें नगी नगी नहीं, नगी नगी का शब्द क्या हो जाता है, आवृत्ति हो जाती है, इज गेटिंग रिपीटेड। सो ये देख लिए, अपने समय को यही बिताते नहीं, समय टाइम, देन जगह बातें बनाते नहीं, जस्ट he is not giving some answer, vague replies. Yes, it is time has been specified, about time something has been specified, about the work something has been specified, and about क्या है wasting of the day has been specified. Then you will have to struck your mind. So ये तो समय गनवाते नहीं, he is not wasting his time, he is not telling vague replies. Then you should mind it is तो कर्मवीर के बारे में. Like that you just make some tips by way of selecting some words from the poem. Definitely in poems you will be able to see some words are repeated again and again, some feelings are repeated. With that you will be able to easily know that from which poem it has come. And even then if you do not know, don't worry, you just write. नहीं, इसमें तो कवि का यही कहना है, कवि यही समझाते हैं कि न जो समय को नहीं गंवाते नहीं, जो अपनी जगह के बारे में बातें करते नहीं, जो दिन को वैसे ही गंवाते नहीं हैं, वे ही लोग बहुत सच्चे हैं। ऐसे लिखने से ही मार्क मिल जाता है। कर्मवीर का नाम छोड़ दो, कवि का नाम छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इसको वैसे ही रिपीट करो, रिप्रोड्यूस करो, जस्ट रिप्रोड्यूस, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो यही है। और दूसरा ये देखो, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी दिल सुषमा से। सब मानव तुम सबसे सुंदरतम। सो मानव का मतलब मानव, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पंक्ति में मानव आने से मानव नहीं होगा। आपको ये देखो, मानव सबसे सुंदरतम,
क्योंकि कवि उसमें क्या कहते हैं, मानव की सबसे सुंदर है। इस विषय को जागृत करने के लिए, उसको सुदृढ़ रूप में बताने के लिए कवि इस कविता को लिखे हैं। तो इसलिए मानव पोएम से आया है, ऐसे कैन राइट। वैसे जर्जर जीवन का तन मन से सो यौवन प्रसार, जन की डाली पद पत्रार, कोकिल कविक नहीं तान, हे पांच जन्य नहीं तान, पांच जन्य। बच्चन का कविता, बच्चन की कविता पांच जन्य। सो पांच जन्य का शब्द आ गया पांच जन्य, मानव का शब्द आ गया मानव पोयम, और सुंदरतम आ गया, ये थी मानव के बारे में। और वैसे ही समय के बारे में, काम के बारे में वो तो कर्मवीर। और एक और देखो, सौरभ फैला विपुल दुए बन, मृदुल मोमुसा दुल रे मृदुल तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का आग गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। मेरे दीपक जल का मतलब है ये तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेव वर्मा का है। तो इस प्रकार आपको तो कुछ पंक्तियों में, क्योंकि आपको तो किताब के पीछे सिर्फ खास करके हर एक पद्य में से आपको 3-4 ही संदर्भ व्याख्या दिया हुआ है। सो उसमें से आप पिछली बार जो भी उसको छोड़कर बाकी सब में किन कौन कौन सी शब्द आ जाते हैं उसको आप याद रखिए, उसको नोट करके रखिए, तो आपको ज़रूर में इसको आसानी से क्या है जवाब दे सकते हैं। ओके, सो एक नमूना मैं आपको वैसे ही अभी पढ़ा देता हूँ। हाँ, मैंने पेज नंबर 71 मैथिली शरण गुप्त में दैट इज क्या है, वे सखी वे मुझसे कह कर जाते। वो उसका पैरा तो उधर पेज नंबर 12 में है किताब में। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न होगी इस जन के दुख से, उपलाम दू मई किस सुख मुख से, आज अधिक वे बातें सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये तो सखी वे मुझसे कह कर जाते नामक कविता से क्या है उद्गृत है एक पंक्तियाँ। तो कैसे लिखना है, पहले मैंने बोला कवि और कविता का नाम, कवि परिचय, क्योंकि आपको तो सिर्फ 5 ही मार्क है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो वैसे ही किताब में जैसा वैसा भी लिख सकते हैं। संदर्भ उपयुक्त पंक्तियाँ, मैथिली शरण गुप्त की कविता, या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित या मैथिली शरण गुप्त से रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते से ली गई है या उद्गृत है। कवि परिचय है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, 3-4 लाइन। भूमिका है, सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा काव्य का एक अंश है, एक आपको लिखना पड़ेगा। सो जिस काव्य कहीं कवि तो अपनी किसी एक काव्य में से कोई छोटी सी पंक्तियों को लेकर उसी का नाम देकर किताब में लिख देते हैं, बिकॉज पूरा काव्य तो बहुत बड़ा लंबा होगा, इसलिए एक अंश को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए उसके लिए एक भिन्न प्रकार की शीर्षक देकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। दे विल बी गिविंग सम अदर टाइटल फॉर द स्मॉल पोएम विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर मेन एपिक, दैट इज देयर क्वालिटी। सो वैसे ही तो क्या है, यशोधरा नामक काव्य से क्या है, काव्य का एक अंश है। इसमें विरगिनी यशोधरा के मनोभाव का मार्मिक चित्रण है। इधर तो शब्दों का चयन, मैंने पहले बोला था ना, यू हैव टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स। इसमें यशोधरा का दुख, उसकी वेदना और अशांति अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्ति हुई है कुछ भी नहीं, प्रकट की गई है। इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड, दैट्स ऑल। हर फीलिंग्स, हर सॉरो हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड। व्याख्या क्या है, यशोधरा अपनी सखी से कहती है, मेरे स्वामी तपस्या करके सिद्धि प्राप्ति हेतु वन की ओर निकल गए, वे सुख से जाएं और अपनी साधना में संपूर्ण रूप में क्या है जीत लें, लेकिन मेरे लिए कोई दुख नहीं है, फिर भी मेरे से वो कहकर क्यों नहीं जाते, वही उसका दुख है। मैं किस ओर से अपने मुख दिखाऊं बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि उनका कहना है, उनका यही दुख है कि वे यानी सिद्धार्थ अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं रखते हुए बिना बोलकर चले गए हैं। विदाउट हैविंग फेथ इन हर ही हैज गॉन विदाउट टेलिंग
सो इस प्रकार अपने भावनाओं को क्या है यशोधरा इस कविता में प्रकट करती है। इसी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं मैथिली शरण गुप्त। ओके, इसी प्रकार आपको क्या है संदर्भ व्याख्या लिखना है। और व्याख्या के बाद विशेष के बदले आप केंद्र भाव नामक एक शीर्षक डालिए। केंद्र भाव इन सेंटर पॉइंट, सेम थिंग, जस्ट बिकॉज टू शो दैट वी हैव कम टू प्रवीण उत्तरार्ध, आई एम टेलिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। कवि और कविता का नाम, कवि परिचय, संदर्भ, व्याख्या, उसके बाद केंद्र भाव। ओके, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ व्याख्या के लिए। और नवीन पद्य चयनिका में से मैंने पहले बोला 12 poems are there, 12 poets and 25 poems are there। एंड खास करके मैंने तो आज 5 कवियों के बारे में आपके सम्मुख अभी तक जो कुछ क्या है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। मैं यही बोलना चाहता हूँ अंत में, मैंने अपनी ज्ञान को यानी अपनी पढ़ाई को दिखाने के लिए नहीं आया, वैसे अपनी ज्ञान को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी है आप अपनी परीक्षा को पूर्ण रूप से जरूर रूप में थोड़ा क्या है गंभीरता से लेकर थोड़ा क्या है कुछ प्रयास जारी करके अपनी परीक्षा को पूरा कीजिए। और किसी न किसी परिस्थिति में किसी भी प्रश्न को किसी भी प्रश्न पत्र में से नहीं छोड़ने का आपको, खास करके पद्य में, क्योंकि प्राचीन पद्य संग्रह तो एक और भाग है इस प्रश्न पत्र का, फर्स्ट पेपर का। उसके लिए एक और अध्यापिका आपको क्या है अपने भाषण में आपको कुछ मार्गदर्शन देंगी। सो जो कुछ है, जो कुछ अभी तक मुझे कुछ मौका मिला है इस क्या है गाइडलाइंस क्लास में, उसके लिए मैं सभा को अपनी आभारी प्रकट करना चाहता हूँ। और इसके लिए जो भी प्रबंधन किया गया है, खास करके रामचंद्र राव जी को मैं बहुत अपने धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आशा है कि ये तो सभा की ओर से एक सर्वप्रथम कदम है, क्योंकि उच्च परीक्षा छात्रों के लिए एक मार्गदर्शन की एक आइडिया। सो आशा है कि मैं तो जो भी अभी तक मैंने आपके साथ बर्ताव किया, जो भी व्यवहार किया अपनी क्या है सामग्री से, किताब सभा की किताब से, शायद आपको कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रत्यक्ष करता हूँ। सो अगर आपको इसमें तो कुछ त्रुटि भी हो सकती है, त्रुटि हो चुकी होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभा को और सभा की ओर से किए गए प्रबंधन के लिए मैं अपने आभार प्रकट करके अपने धन्यवाद समर्पण कर देता हूँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, शुभकामनाएं हूँ। नमस्ते। षणमुखम मेरे नाम। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।